हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है वो है आपकी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है आपके हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? बेसिकली हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक। तो कार्बन और हाइड्रोजन जिस भी यौगिक में पाया जाएगा वो होंगे हाइड्रोकार्बन। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने तक हम पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कर पाएंगे, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स या फिर अपने एग्जाम से एक दिन पहले तक ये पूरा की पूरा चैप्टर एनसीईआरटी की सहायता से विद लाइन टू लाइन पढ़ना है, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होने तक हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को बिल्कुल समझ समझ के, बिल्कुल विद द एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझ समझ करके हम पढ़ पाएंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में, अंत तक बने रहिए। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है आपके हाइड्रोकार्बन। तो देखिए बेसिकली हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन होते क्या है, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन के बाद में हम पढ़ेंगे एल्केन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, किस प्रकार की उनकी अभिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। एल्केन के बाद हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। सेम प्रोसेस हम एल्कीन के साथ में करेंगे। एल्कीन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, किस प्रकार की वो अभिक्रियाएं दिखाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन के बाद में हम पढ़ेंगे इसके बाद बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक होते हैं, जो बेंजीन वाले यौगिक होते हैं। बेंजीन व्युत्पन्न यौगिकों के बारे में इसके बाद में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, क्या इनके भौतिक गुण होते हैं, क्या रासायनिक गुण होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। देखिए कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है तो शुरू होने से पहले क्या होता है, उसके बारे में इंट्रो दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रो बताया जा रहा है। इंट्रो में ये बताया जाता है कि भाई ये जो आपके मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में इसका यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है, किस प्रकार से इसका महत्व है उद्योगों के अंदर, दैनिक जीवन में। तो हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये बताया जाता है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है हमारे जो एग्जाम्स है, नीट है, जेई है या फिर बोर्ड है, उसके अंदर क्या करना हमको, एग्जाम्स के अंदर में हमको एक बहुत ही बेहतरीन मार्क्स लाना, बढ़िया से इसको याद करना। तो हम उसी पर काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो देखिए आपसे बोला गया है कि सबसे पहले हम इसका इंट्रो पढ़ते हैं। तो इंट्रो में पढ़ेंगे, आपको बोला गया है कि हाइड्रोकार्बन पद स्पष्ट है जिसका अर्थ केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन की यौगिक है। तो हाइड्रोकार्बन वो यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि दैनिक जीवन में ये कहाँ कहाँ पर काम आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आप एलपीजी, सीएनजी आदि संक्षिप्त शब्दों से परिचित होंगे जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस का, जबकि सीएनजी संघनित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। आजकल दूसरा संक्षिप्त शब्द एलएनजी, जिसको आप बोलते हैं द्रवित प्राकृतिक गैस, वो भी प्रचलन में है। यह भी ईंधन है जो प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जो कि भूपर पट्टी के नीचे पाया जाता है, के प्रवाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन प्राप्त होते हैं। कॉल के भंजन आसवन से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैसें जैसे कि तेल के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर में पाई जाती हैं। संपीड़न के पश्चात प्राप्त गैसों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। आगे आपको बोला गया है कि एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है, जो सबसे कम प्रदूषण वाली गैस है। केरोसिन का भी उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन इससे कुछ प्रदूषण फैलता है। स्वचालित वाहनों को ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल तथा सीएनजी की आवश्यकता होती है। पेट्रोल तथा सीएनजी से चलने वाले स्वचालित वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। ये सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। जो ऊर्जा के स्रोत हैं, हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अनुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में, रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो दैनिक जीवन होता है उसके अंदर कहाँ कहाँ पर आपके उपयोग में लिए जा रहे हैं जो हाइड्रोकार्बन है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आगे बोला है कि अब आप दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन के महत्वपूर्ण उपयोग को अच्छी तरह समझ गए हैं। इस एकक में, इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में और अधिक जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन्स को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं वर्गीकरण के आधार पर हाइड्रोकार्बन कैसे वर्गीकृत किए जाते हैं। जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो होते हैं आपके संतृप्त, और जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो या फिर वलय पाई जाती है वो होते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपको बोला है कि हाइड्रोकार्बन विभिन्न प्रकार के होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध की प्रकृति के आधार पर इन्हें मुख्यतः तीन समूह में वर्गीकृत किया गया है, संतृप्त, असंतृप्त तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एक तो होते हैं आपके संतृप्त हो जाएंगे, एक हो जाएंगे असंतृप्त और एक हो जाएंगे आपके एरोमेटिक। आगे बोला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एक अलाबंध होते हैं, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, वो आ जाएंगे संतृप्त। आगे बोला गया है कि यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एक अलाबंध से जुड़कर विवृत श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं।
आप सभी लोग जानते हैं एल्केन क्या होता है। देखिए जैसा कि आप चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं, दूसरी ओर यदि कार्बन परमाणु समवृत्त श्रृंखला का या वलय का निर्माण करें तो उन्हें आप साइक्लोएल्केन कहा जाता है। देखिए अगर कोई भी जो कार्बनिक परमाणु होता है वलय बना लेते हैं तो वो साइक्लोएल्केन हो जाते हैं। आगे बोला है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन बहुआवन जैसे कि द्विआवन, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर दोनों उपस्थित होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समृद्ध यौगिकों का एक विशेष प्रकार है। आप कार्बन की चतुर संयोजकता तथा हाइड्रोजन की एकल संयोजकता को ध्यान में रखते हुए विवृत श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला में अनेक अणुओं के मॉडल बना सकते हैं। एल्केनों के मॉडल बनाने के लिए आबंधों के लिए टूथ पिक तथा परमाणुओं के लिए प्लास्टिक की गेंदों का उपयोग हम कर सकते हैं। एल्कीन, एल्काइन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के लिए स्प्रिंग मॉडल बनाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया, बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताया गया कि किस प्रकार से जो कार्बन जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो एक तो होते हैं आपके देखिए संतृप्त यौगिक, एक होते हैं आपके असंतृप्त यौगिक और एक होते हैं आपके एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिकों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक यौगिक होने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि अणु क्या होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। समतलीय होने के अलावा दूसरी शर्त है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए, पूर्ण संयुग्मन होना चाहिए। और तीसरी शर्त में यह है कि उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होनी चाहिए आपके 4n+2। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के उतने इतने उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो अणु हो जाएगा आपके एरोमेटिक अणु। तो यहाँ पर तो वर्गीकरण है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एल्केन के बारे में। एल्केन का क्या गुण होता है इसको पढ़ेंगे। तो देखिए जैसा पहले बताया जा चुका है, एल्केन कार्बन कार्बन एक अलावन युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। मेथेन इस परिवार का प्रथम सदस्य है। तो एल्केन आप जानते हैं कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो सबसे जो पहला सदस्य होता है एल्केन का वो होता है मेथेन। मेथेन में क्या होता है, मेथेन का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। मेथेन का सूत्र होता है CH4। तो मेथेन एक गैस है जो कि कोयले की खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर आप मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन के द्वारा प्रतिस्थापित कर तथा हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यक संख्या जोड़कर दूसरे कार्बन की चतुर संयोजकता को संतुष्ट करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको एथेन प्राप्त होगा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि मेथेन में क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं। उनमें से आप क्या कर लोगे, आप एक हाइड्रोजन को हटा दोगे और उसकी जगह आप क्या कर दोगे, कार्बन लगा दोगे। तो और बाकी की जो संयोजकताएं कार्बन की उसको पूरा कर दोगे तो आपको एथेन प्राप्त हो जाएगा। वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C2H6 एथेन कहलाती है। अतः आप मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके C2H6 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन को मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके आप अन्य कई एल्केन बना सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त अणु C3H8, C4H10 इत्यादि होंगे। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह हमने एक मेथिल जोड़ दिया। ये वाला जो पूरा की पूरा समूह है वो मेथिल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और मेथिल जोड़ देंगे, फिर हम एक और हाइड्रोजन हटा देंगे, फिर एक और मेथिल जोड़ देंगे। तो ये प्रोसेस चलाते जाएंगे तो जो हमारी जो श्रृंखला है क्या है वो बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए आगे देखते हैं। आगे आपको बोला गया है कि ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मकों से अभिक्रिया नहीं करते। अतः प्रारंभ में इन्हें पैराफिन कहा, यानी कि पैराफिन का मतलब होता है पैरम यानी कम और एफिन यानी क्रियाशील। तो देखिए जो नाम होते हैं ना, नाम किसी विशेष गुण के आधार पर मिलते हैं। अतः इन्हें प्रारंभिक में क्या कहा जाता था, पैराफिन। कम अभिक्रियाशील कहते थे। क्या आप एल्केन परिवार या सजातीय श्रेणी, यानी कि सजातीय श्रेणी होती है होमोजीनियस सीरीज, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, के सामान्य सूत्रों के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 है, जहां n कार्बन परमाणु तथा 2n+2 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या आप मेथेन की संरचना का स्मरण कर सकते हैं, संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो BSEPR थ्योरी थी, आपने हमने पहले पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, के अनुसार एकक 4 यानी चैप्टर 4 में हम इसको पढ़ चुके हैं। मेथेन की चतुष्फलकीय संरचना होती है। चित्र 13.1 में जो आपकी संरचना है उसको दे रखा है, ये रही आपकी मेथेन की चतुष्फलकीय संरचना। हाँ, जो बहुसमतलीय है जिसमें कार्बन परमाणु केंद्र में तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु समचतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित हैं। इस प्रकार प्रत्येक HC का बंद कोण 109 डिग्री 5 मिनट होता है। तो यहाँ पर जो बंद कोण दे रखा होता है वो 109 डिग्री 5 मिनट। एल्केनों के चतुष्फलक आपस में जुड़े रहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आबंधों की लंबाइयां क्रमशः, देखिए कार्बन कार्बन की लंबाई होती है 154 पिकोमीटर और कार्बन हाइड्रोजन होती है 112 पिकोमीटर। और इसके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं, आप पहले अध्ययन कर चुके हैं कि कार्बन कार्बन, देखिए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा आबंध का निर्माण कार्बन परमाणु के संकृत sp3 तथा हाइड्रोजन परमाणु के 1s के समाक्षीय अतिव्यापन से होता है। तो आप ये भी पढ़ चुके हैं कि अतिव्यापन 2 तरीके का होता है, एक तो होता है आपके समाक्षीय अतिव्यापन और एक होता है आपके संपार्श्विक अतिव्यापन। जब भी संपार्श्विक अतिव्यापन होता है तो पाई बॉन्ड बनता है और समाक्षीय अतिव्यापन से आपके सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब हम पढ़ेंगे नाम पद्धति तथा समव्याप्तता। तो देखिए एल्केनों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एल्केनों का नामकरण करने के लिए क्या किया जाता है, उनकी संख्या देखी जाती है और मुख्य श्रृंखला का चयन किया जाता है। देखिए एकक यानी कि चैप्टर 12 में आप विभिन्न कार्बनिक यौगिकों की श्रेणियों की नाम पद्धति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर हमने नहीं भी किया होगा तो एक बार हम यहाँ पर फिर से करेंगे।
एल्केन में नाम पद्धति तथा समव्ययता को कुछ और उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। साधारण नाम कोष्टक में दिए गए हैं। प्रथम 3 सदस्य मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन में केवल एक संरचना पाई जाती है, जबकि उच्च एल्केनों में एक से अधिक संरचना भी हो सकती है। C4H10 की संरचना लिखने पर 4 कार्बन परमाणु आपस में सतत श्रृंखला अथवा शाखित श्रृंखला के द्वारा जुड़े रहते हैं। समव्ययता क्या होती है? देखिए समव्ययता के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो समव्ययता ये होती है कि कोई अणु है जिसका सूत्र क्या होता है, सूत्र तो सेम होता है लेकिन जो संरचनाएं होती है ना वो अलग अलग होती है। मान लीजिए मेरे पास है C4H10, तो मैं इसको एक बार तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4, एक बार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3, और एक बार मैं इसको कुछ इस प्रकार से अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। तो ये होती है आपके मेथेन की क्या, C4H10 की 3 संरचनाएं हो गई। तो ये आपस में कहलाती हैं दूसरे के संरचनात्मक समव्ययी। तो आपको यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है। देखिए नॉर्मल ब्यूटेन इसको बोला जाता है। ये आपके 2 मेथिल प्रोपेन। देखिए नाम कैसे लिखा जाता है, नाम लिखने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, नंबरिंग की जाती है। इसका नंबर आएगा 1, इसका जाएगा 2, इसका जाएगा 3, और आप देखेंगे 2 नंबर पर क्या लग रहा है, आपके मेथिल लग रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा 2 मेथिल। और पूरा की पूरा नाम क्या है, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन है, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। तो 2 मेथिल प्रोपेन आपके यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। तो नेमिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार यहाँ पर फिर से डिस्कस करेंगे सारे के सारे नियम्स को। आगे बोला गया है कि C5H12 में आप किस प्रकार 5 कार्बन तथा 12 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ सकते हैं, यानी 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए C5H12 तो आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो एक संरचना तो मेरी ऐसी हो जाएगी। देखिए जहां पर भी कार्बन में हमने जगह छोड़ रखी है वहां पर हाइड्रोजन आएंगे, सीधी सी बात है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो हमको संयोजकता पूरी करनी है। एक संरचना ऐसे हो सकती है। सेकंड में क्या होता है, हम 4 जो मुख्य बल है उसको रख लेते हैं, 4 कार्बन की, 1 2 3 4, और एक कार्बन को लगा देंगे यहाँ पर। अब अगली बार क्या करेंगे, मुख्य बलय को रख लेंगे 3 कार्बन की, 1 2 3, और एक कार्बन को लगा देंगे यहाँ पर, एक को लगा देंगे यहाँ पर। तो 3 तो ये हो गई। देखिए एक जिसको आप इसको बोलेंगे आप नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल सीधी संरचना होती है। दूसरी आपके आइसो पेंटेन। आइसो का मतलब होता है जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है ना, उसके उससे उस पर आप क्या क्या लगा दोगे, एक मेथिल समूह लगा दोगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड लास्ट कार्बन है, देखिए आपके आइसो पेंटेन में क्या है, तो 1 2 3 4। तो आपने यहाँ पर देखिए ये था आपके, यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, मेथिल समूह लगा दिया। न्यू पेंटेन में क्या होता है, जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उस पर क्या कर देते हैं आप, 2 मेथिल समूह लगा देते हैं। अगर यहाँ से संरचना स्टार्ट है तो आपके जो ये वाला कार्बन है सेकंड लास्ट कार्बन, इस पे 2 मेथिल समूह लगा देंगे, हो जाएगा न्यू पेंटेन। तो न्यू पेंटेन का नाम आ जाएगा। देखिए आपके नंबर 2 पर क्या लग रहे हैं, 2 मेथिल लग रहे हैं, 2 2 डाई मेथिल। और ये पूरी की पूरी संरचना काय की है, प्रोपेन की, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो देखिए संरचना 1 तथा 2 का अणुसूत्र समान है किंतु कथनांक तथा अन्य गुणधर्म भिन्न है। इसी प्रकार संरचना 3 4 तथा 5 के अणुसूत्र समान है किंतु कथनांक तथा गुणधर्म भिन्न है। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है उनको आप क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं, गुणधर्म भिन्न है। तो आप बोलेंगे कि संरचना 1 तथा 2 ब्यूटेन के समावयव है, जबकि संरचना 3 4 तथा 5 पेंटेन के समावयवी है। तो आपने देखा था ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ब्यूटेन की हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हम यहाँ पर हमारी संरचनाएं प्राप्त हो रही थी, ये क्या है आपकी, ये आ जाएंगी आपके ब्यूटेन की समावयवी। और जो बाकी की संरचनाएं प्राप्त हो रही थी वो क्या प्राप्त हो रही थी, वो आ जाएंगे आपके पेंटेन के समावयवी। तो इनके गुणधर्मों में अंतर, इनकी संरचनाओं में अंतर के कारण या इन्हें संरचनात्मक समव्ययी यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमर्स का कहना उत्तम रहेगा। संरचना 1 तथा 3 में सतत कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है, जबकि 2 4 तथा 5 में शाखित कार्बन श्रृंखला है। अतः ऐसे संरचनात्मक समावयवी जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर के कारण होती है उन्हें श्रृंखला समावयवी कहा जाता है। देखिए श्रृंखला समावयवी, देखिए जब आपके संरचना में अंतर आ जाएगा तो वो आ जाएंगे संरचनात्मक समावयवी, जब श्रृंखला में अंतर आ जाएगा श्रृंखला समावयवी। अतः आपने देखा होगा कि C4H10 तथा C5H12 में क्रमशः 2 तथा 3 श्रृंखला समावयवी होते हैं, तो श्रृंखला में अंतर आ रहा है। तो अब आगे आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए हम एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अणुसूत्र C6H14 वाली एल्केन के विभिन्न श्रृंखला समावयवियों की संरचना तथा आयुपेशी नाम लिखिए। तो आपको बोला गया है C6H14। तो हमारे सामने क्या दे रखा है, हमको दे रखा है C6H14। देखिए C6H14, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो सभी जगह हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा C6H14। तो आपको क्या करना है, इसके समावयवी बनाने हैं। तो समावयवी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो श्रृंखला 6 की है ना, हम उसको कर देंगे 5 की श्रृंखला, 5 कार्बन की श्रृंखला कर देंगे। अभी तो ये 6 की है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 कार्बन की श्रृंखला कर रहे हैं। तो अभी ये आ जाएगा आपके 1 2 3 4 5, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक मेथिल समूह बच जाएगा। हमारे पास शुरू में क्या था, 1 2 3 4 5 और 6 ये वाली श्रृंखला थी। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए 5 की श्रृंखला कर दी, ये वाला मेथिल समूह बचा, हमने इसको क्या किया, एक बार लगा दिया, यहाँ पर एक बार लगा देंगे, आप इसको बीच में लगा देंगे 1 2 3 4 5, एक बार हम लगा देंगे इसको नंबर 3 पर। तो ये हो गया आपकी दूसरी, मतलब एक संरचना तो ये हो गई, एक हो गई ये,
एक हो गई एक। अब हम क्या करेंगे, जो श्रृंखला है ना उसको 4 की कर लेंगे, तो 1 2 3 4 हमारे पास बचेंगे 2 मेथिल समूह। तो एक मेथिल को लगा देंगे आप यहाँ पर, एक को लगा देंगे आप यहाँ पर, या फिर 1 2 3 4, तो एक मेथिल को लगा देंगे आप यहाँ पर और एक मेथिल को लगा देंगे आप यहाँ पर। तो आप देखेंगे ये वाली श्रृंखला 5 कार्बन की, ये है आपके 4 कार्बन की। और इसके बाद क्या करेंगे आप, 1 2 3, आप सोचेंगे कि क्या कर लेता हूँ मैं, 3 कार्बन की श्रृंखला कर लेता हूँ, एक को लगा दूंगा यहाँ पर, एक को लगा दूंगा यहाँ पर, तो वापस से वो 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो देखने पर पाएंगे कि आप यहाँ पर कितनी संरचनाएं बना पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने बनाया नॉर्मल हेक्सेन जो हमने बनाया था, इसका नाम कैसे देंगे आप, देखिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बनाया था आपने एक कार्बन की श्रृंखला, एक को आपने यहाँ पर लगा दिया नंबर 2 पर, एक बार लगा दिया आपने नंबर 3 पर। उसके बाद आपने बनाई 4 कार्बन की श्रृंखला, तो एक लगा दिया यहाँ पर, एक लगा दिया यहाँ पर। तो हमने भी यहाँ पर क्या किया था, देखिए हमने क्या किया था, तो हमने भी यहाँ पर यही बनाया था। तो एक श्रृंखला ये हो गई थी, एक ये हो गई थी, एक ये हो गई थी, और एक बन गई थी आपकी ये वाली श्रृंखला, और एक बन गई थी आपकी ये वाली श्रृंखला। टोटल हमारे यहाँ पर 5 संरचनाएं बन पा रही थी। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, एक बार ये 1 2 3 4 5, एक बार ये बन गई 1 2 3 4 5 6, एक बार ये बन गई 1 2 3 4, और ये आ जाएगी आपके, देखिए यहाँ पर आ जाएगी 1 2 3 4 और ये 5 6। तो टोटल से आपके 5 संरचना यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। आप इनका नामकरण करना जानते हैं किस प्रकार से नाम दिया जाता है। तो हम चलिए इस संरचना का नाम लेते हैं। सबसे पहले इसको नंबरिंग देंगे, तो 1 2 3 4। आप देखेंगे नंबर 2 पर क्या लग रही है, 2 मेथिल लग रही हैं, तो इसका नाम दिया जाएगा 2 डाई मेथिल। और ये संरचना कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सारी, इसलिए जाएगा ब्यूटेन। तो 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, देखिए 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो आगे बोला है आपको, तो आगे आपको बोला है कि कार्बन परमाणुओं से जुड़े अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कार्बन परमाणुओं को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अथवा चतुष्क कार्बन परमाणु कहते हैं। कार्बन परमाणु जो अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा हो, जैसे मेथेन में, अथवा केवल एक कार्बन परमाणु से। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन किसको कहा जाता है। चलिए आप इसको देखते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो ऐसा कार्बन जो किसी कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हो वो कहलाता है आपके 1 डिग्री कार्बन, और ऐसा कार्बन जो किसी अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो कहलाता है आपके 2 डिग्री कार्बन। तो देखिए ऐसा कार्बन जो किसी के साथ में ना जुड़ा हो, जैसे कि होता है आपके मेथेन, या फिर केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, या फिर केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, जैसे कि इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो कार्बन होते हैं इनको कहा जाता है 1 डिग्री कार्बन। अब 2 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन है, तो एक तो इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है, और दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन होगा, देखिए ऐसा कार्बन जो 2 से जुड़ा हो, तो ये कहलाएगा आपके 2 डिग्री कार्बन। अब 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, तो वो कहलाते हैं आपके 3 डिग्री कार्बन। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक तो ये इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, ये एक इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है, ये जाएगा तृतीयक कार्बन। और एक और दे रखा है आपको कि चतुष्क कार्बन क्या होता है, जो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। तो मेरे पास में क्या एक कार्बन, तो एक इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, ये जाएगा आपके चतुष्क कार्बन। तो ये जाएगा आपके चतुष्क कार्बन। तो आगे आप देखेंगे कि जो कार्बन, तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या चतुष्क डिग्री कार्बन क्या कहते हैं। इसको 1 डिग्री को बोलते हैं प्राथमिक, 2 डिग्री को द्वितीयक, 3 डिग्री को बोलते हैं तृतीयक, और 4 को बोलते हैं चतुष्क कार्बन। तो देखिए देखिए आपको ऐसे बोला गया है कि आप देखिए जिनको तृतीयक कार्बन परमाणु 3 परमाणुओं से तथा नियो या चतुष्क कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। क्या आप संरचना 1 से लेकर 5 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन परमाणुओं की पहचान कर सकते हैं। यदि आप उत्तर एल्केनों की संरचना बनाते रहेंगे तो कई प्रकार के समूह प्राप्त होंगे, जो कि C4H14 के 5, C7H16 के 9 तथा C10H12 के 75 समूह भी संभव है। तो क्या किया यहाँ पर आपको बताया जा रहा है समूह भी किस प्रकार से संभव है। संरचना 2, 4 तथा 5 में आपने देखा है कि मेथिल समूह कार्बन क्रमांक 2 से जुड़ा है। एल्केन के कार्बन पर परमाणुओं या अन्य वर्गों के यौगिकों में मेथिल, एथिल या फिर नॉर्मल प्रोपेन जैसे समूह होते हैं ना, नॉर्मल प्रोपेन जैसे समूहों को एल्किल समूह कहा जाता है, क्योंकि उन्हें एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1 चैप्टर नंबर 12 में बताया जा रहा है। देखिए एल्किल समूह किसको कहा जाता है। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एल्केन है, जैसे कि मेथेन है, अगर मैं मेथेन से क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3। इसको कहा जाता है मेथिल समूह। मेरे पास है प्रोपेन, प्रोपेन का सूत्र होता है C2H6। मैं क्या करूंगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा C2H5। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है
एथिल ये होता है। देखिए आपके एथेन और प्रोपेन, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। इसमें से क्या करूंगा मैं, एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो मुझे प्राप्त हो रहा है C3H7, जिसको कहा जाता है प्रोपिल। तो क्या किया जाता है, जब आपके जो जो आपके मेथेन, एथेन, प्रोपेन जो आपके क्या होते हैं, नॉर्मल एल्केन होते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाता है एल्किल समूह। यदि दी गई संरचना का सही आईयूपीएसी नाम लिखना महत्वपूर्ण है, तो आईयूपीएसी नाम से सही संरचना कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सूत्र लिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सर्वप्रथम जनक एल्केन के कार्बन परमाणु की दीर्घतम श्रृंखला को लिखेंगे, तत्पश्चात उनका अंकन किया जाएगा जिस कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तथा अंत में हाइड्रोजन परमाणु की अतिरिक्त संख्या द्वारा कार्बन परमाणु की संयोजकता को संतुष्ट किया जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या कर, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर ये किया था कि अगर कोई कार्बन परमाणु आपको दे रखा हो तो उसका क्या करना है, आपको नाम लिखना है। तो आपको नाम लिखना आना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास में एक संरचना है 1 2 3 4 5। अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पर कुछ भी नहीं लगा उसका मतलब वहां हाइड्रोजन लगी हुई है। तो नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का जब आप चयन करेंगे तो आप पाएंगे इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन परमाणु है। 5 कार्बन परमाणु है तो उनका क्या किया जाता है, नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग करने के लिए मैं यहाँ से चलूंगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या कहा जाता है, 5 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट। और चूंकि सारे की सारे जो बंद है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस एन होना चाहिए था ये। तो ये जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा आपके ब्यूटेन। तो अब आपसे ये बोलना है कि आपको यहाँ पर क्या नाम दे रखा है, तो नाम से आपको संरचना बनानी है। तो संरचना कैसे बनाई जाती है वो आप देखेंगे। सबसे पहले आपको बोला गया है कि सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। नाम के लिए बोला है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आईयूपीएसी नाम लिखना है आपको, किस यौगिक का लिखना है, देखिए यहाँ पर दे रखा है CH3 का कार्बन। कार्बन से लग रहे हैं आपके 3 CH3, तो एक CH3 यहाँ पर लग रहा है, एक लग रहा है यहाँ पर और एक और लग रहा है ऊपर, तो CH3। फिर है आपके क्या कर रखा है, उससे जोड़ रखा है आपने CH2। फिर एक कार्बन उससे लग रहे हैं आपके 3 CH3 समूह, तो 3 CH3 समूह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है ना, जो मुख्य श्रृंखला है उसका चयन किया जाएगा। तो मुख्य श्रृंखला का चयन करने के लिए आप देखेंगे कार्बन की श्रृंखला कितनी लंबी है। तो आप यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन है हमारी पूरी की पूरी चेन के अंदर। और आप पाएंगे कि नंबर 2 और जो आपके नंबर 4 है वहां पर क्या लग रहे हैं, मेथिल लग रहे हैं। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, आप इसका नाम लिखेंगे 2 2 और 2 2 4 टेट्रा मैथिल, 2 2 4 टेट्रा मैथिल। और ये पूरी की पूरी संरचना में कितने कार्बन है, टोटल 5 है। 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा, पेंट। और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 2 2 4 टेट्रा मैथिल पेंटेन। तो ये हमारा नाम हो जाएगा। अब अगली संरचना को देखेंगे आप। देखिए अगली संरचना दे रखी है CH3 का ऑल्ट्राइस, CC2H5 का ऑल्ट्राइस। तो आपको जो अगली संरचना दे रखी है उसको आप यहाँ पर लिखते हैं CH3 का ऑल्ट्राइस, CC2H5 का ऑल्ट्राइस। तो हमको इसको आप यहाँ पर लिख लेते हैं कि CH3 का ऑल्ट्राइस कार्बन है, उसके बाद दे रखा है C2H5 का ऑल्ट्राइस। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए तो आपके सामने एक कार्बन है, उससे एक तरफ लगा रखा है आपने मैथिल समूह लगा रखा है, एक तरफ लगा रखा है आपने एथिल समूह, एथिल होता है आपके C2H5, और एक और तरफ भी लगा रखा है आपने एथिल समूह C2H5। जब आप इसको और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा CH3। तो ये कार्बन, ये CH3 एथिल समूह को आप लिख सकते हैं CH2 CH3, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप CH2 CH3। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसका चयन करेंगे। क्या हम इसकी नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4, या 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो आएगी 4 कार्बन की। तो आप पाएंगे कि जो आपके नंबर 2 वाला कार्बन है उस पर एक तो आपके लग रहा है एथिल और एक लग रहा है मैथिल। चूंकि आप जानते हैं एथिल स्टार्ट होता है ई से, मैथिल स्टार्ट होता है एम से, तो हम क्या करेंगे, एथिल को पहले वरीयता देंगे। तो आप लिखेंगे 2 एथिल 2 एथिल 2 एथिल 2 मैथिल 2 एथिल 2 मैथिल। और कार्बन कितने टोटल 4 हैं, तो 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा 2 एथिल 2 मैथिल ब्यूटेन। तो इसका नाम आएगा 2 एथिल 2 मैथिल ब्यूटेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने क्या किया, यहाँ पर एकदम सही काम किया। तो आपका सोचना ना एकदम गलत है, ये जो नेमिंग है ना एकदम गलत है। तो हमने यहाँ पर क्या गलती की है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपने जो गलती की है ना वो बहुत ही बड़ी गलती है। गलती में ये किया है आपने कि यहाँ पर जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला है ना वो 4 कार्बन की नहीं बनेगी, कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनेगी 5 कार्बन की। अब वो कैसे बनेगी चलिए देखते हैं। मैं क्या करूंगा, इस कार्बन को नंबरिंग दूंगा 1, इसको दूंगा 2, इसको दूंगा 3, इसको 4। ये तो सही है, आप बोलेंगे हाँ एकदम सही किया आपने। तो भाई ये गलत है। गलत कैसे, आप देखेंगे कि नंबरिंग आपकी यहाँ से शुरू नहीं होगी, नंबरिंग शुरू होगी आपकी यहाँ से। कहाँ से शुरू हो रही है आपकी नंबरिंग, नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से। तो देखिए ये वाला कार्बन है ना हमारे पास यही है, तो यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4
5। अब आप पाएंगे कि हमारी जो मेन श्रृंखला थी ना कुछ इस प्रकार की थी और हमने कैसे ले ली थी, ऐसे ले ली थी। तो इसका जो सही नाम आएगा, आप देखेंगे 3 नंबर पर आपको क्या लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं मेथिल, तो इसका नाम आ जाएगा 3,3 डाइमेथिल। तो 3,3 डाइमेथिल, 3,3 डाइमेथिल पेंटेन, 3,3 डाइमेथिल पेंटेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार की नॉर्मल गलतियां होती हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले गलत विधि से किया, उसके बाद हमने किया सही विधि से। तो हमारे प्रश्न का जो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपके 3,3 डाइमेथिल पेंटेन। तो आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से ये होता है। आगे बोला है आपको कि टेट्रा यानी कि तृतीयक टर्सरी ब्यूटाइल मेथेन। आपको बोला है टेट्रा यानी कि टेट्रा का मतलब तृतीयक टर्सरी ब्यूटाइल मेथेन। तो आपको बोला है कि टेट्रा यानी कि 4 लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं आपने, तृतीयक ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल होता है कुछ इस प्रकार का, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मेथेन। तो मेथेन के साथ में आपने इस प्रकार के 4 टर्सरी ब्यूटाइल लगा रखे हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये है आपकी मेन संरचना। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, अधिकतम कार्बन। तो देखिए यहाँ पर नेमिंग कैसे होगी, तो नेमिंग के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से आप चलेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो आप पाएंगे नंबर 3 पर आपको क्या लग रहा है, नंबर 3 पर लग रहा है आपके टर्सरी ब्यूटाइल 2 बार, और नंबर 2 और नंबर 4 पर क्या लग रहे हैं आपके मेथिल लग रहे हैं 2 बार। तो इसका नाम आ जाएगा 3,3 डाई टर्सरी ब्यूटाइल, 3,3 डाई टर्सरी ब्यूटाइल। और क्या लग रहा है आपके 2,2,4,4 टेट्रामेथिल, 2,2,4,4 टेट्रामेथिल, और 5 कार्बन है इसलिए क्या जाएगा पेंटेन, 2,2,4 टेट्रामेथिल पेंटेन, ये हो जाएगा इसका नाम। तो यहाँ पर आपसे नाम पूछा गया था, तो इस प्रकार से क्या सूत्रों की सहायता से नाम दिया जाता है, आप इस बात को समझ पाए होंगे। देखिए आगे आपको बोला गया कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए टिप्पणियां, न्यूनतम युग तथा वर्णमाला के क्रम में व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम उसको हम अगर यहाँ पर सारों को करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप इनको करके देखें। अगर ये नहीं आता है, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको पुनः करा देंगे। और मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ नोमेनक्लेचर को लेकर के, जो नामकरण है आपके नामकरण को लेकर के हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें क्या करेंगे, आप आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे। ये वीडियो की जो ड्यूरेशन रहेगी लगभग 1 घंटे के आसपास रहेगी, जिसमें आपको सारी नोमेनक्लेचर विद जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरी की पूरी बताई जाएगी। तो आप जो नोमेनक्लेचर है उसको आप वहां से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, चैप्टर कंप्लीट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं यहाँ पर। तो आगे आपको क्या बोला गया है, देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए 5, तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो संरचना है उनको बनाया जाता है। तो आपको बोला है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो आपको संरचना के सूत्र लिखना है। आपको वो बताएगा कि 3,4,4,5 टेट्रामेथिल। तो किस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर आपको ये किया जाता है कि सबसे पहले आप देखेंगे कार्बन कितने हैं, हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और एप्ट। उसके बाद बोला गया है कि 3, 4, 4 और 5 नंबर पर लगा रखे हैं आपने मेथिल। तो एक तो देखिए आप क्या करेंगे, इधर से नंबर दे देते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7। आपको बोला है 3 नंबर पे, एक तो 3 नंबर पे, एक है 4 नंबर पे, 4 नंबर पे लगा रखे हैं 2, और एक है आपके 5 नंबर पे। तो ये आ जाएगा आपकी पूरी संरचना कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे 2 मेथिल, और 5 नंबर पे 1 मेथिल। बाकी सारी संयोजकताएं कार्बन की वो क्या करोगे, आप हाइड्रोजन की सहायता से पूरी कर दोगे। आगे बोला है आपको 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन। देखिए 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन है आपके सामने, क्या बता रखा है कि 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन। तो 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन, तो हम इसको देखते हैं। तो आपको क्या बताया गया, सबसे पहले हेक्सेन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। नंबरिंग दे दोगे आप इसको, 1 2 3 4 5 और 6। आपको बोला है 2 और 5 नंबर पर मेथिल लग रही है, एक तो 2 नंबर पर लगा दोगे आप, एक लगा दोगे 5 नंबर पर। बाकी की सारी संयोजकता को क्या करोगे, आप हाइड्रोजन की सहायता से पूरी कर दोगे। तो हाइड्रोजन की सहायता से इनको पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको संरचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन किस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आप संरचनाओं को देख सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है आपके सामने की एग्जाम्पल 13.5 निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, दिए गए नाम अशुद्ध क्यों है। तो आपको सही आईयूपीएसी नाम लिखना है। आपको बोला गया है कि 2 एथिल पेंटेन, तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, और 2 नंबर पर लगा रखा है आपने एथिल। एथिल का सूत्र होता है CH2CH3। जब आप इसको गौर से देखेंगे ना भाई, आप इस संरचना को गौर से देखिए, तो यहाँ पर आप कार्बनों की संख्या गिनोगे ना, तो ये पाओगे 1 2 3 4 5 और 6। मुख्य कार्बन में कितने आने चाहिए, 6 कार्बन आ रहे हैं। तो इसका जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा आपके 3 मेथिल हेक्सेन।
इसका सही नाम आ जाएगा त्रिमेथिलेक्सेन। देखिए हाँ, ये आपको दे भी रखा है। सबसे पहला जो मेन काम होता है हमारा वो होता है कार्बन की जो श्रृंखला है उसका चयन करना। आप इसको देखते हैं 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। तो देखिए हेप्टेन का मतलब है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, हेप्ट। 5 नंबर पर लगा रखा है आपने। देखिए यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। 5 पे लग रहा है एथिल। एथिल का सूत्र होता है CH2 CH3। और 3 नंबर पर लग रहा है मैथिल। 3 पर लगा देंगे आप मैथिल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। जब आप ऐसे चलेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके एथिल, ये बन जाएगा आपके मैथिल। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने पर क्या आ रहा है, इसका नाम आ रहा है आपके, नाम आ रहा है देखिए आपके 5 एथिल और 3 मैथिल। यहाँ पर क्या आ रहा था 5 एथिल 3 मैथिल हेप्टेन, सेम आ रहा है। क्या इसमें कुछ और चेंजेज हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है आपको, तो आपको बता रखा है कि इस यौगिक में दीर्घतम कार्बन 5 कार्बन की नौकर, यहाँ पर तो 6 होंगे। तो देखिए इस यौगिक में अंक अनुच्छोर से प्रारंभ करेंगे जहां से एथिल समूह को कम अंक मिले थे। सही नाम होगा 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। तो आपने यहाँ पर क्या रखा था, आपने रखा था 5 एथिल। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो नंबरिंग होगी ना, नंबरिंग इस तरफ से करेंगे। देखिए एथिल स्टार्ट होता है ई से, मेथिल स्टार्ट होता है एम से। तो वरीयता में ई पहले आता है ना, एम बाद में आता है। तो हम नंबरिंग उल्टा स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो नंबरिंग होगी ना वो कुछ इस प्रकार से होगी। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखेंगे नंबर 3 पर आ रहा है एथिल और नंबर 5 पर आ रहा है मेथिल। तो ये कुछ नियम है जो IUPAC नामांकन पद्धति से संबंधित है, ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपके विरेचन। तो देखिए यहाँ से जो आपका कोर टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है। मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है विरेचन किस प्रकार से किया जाता है इनका, तो आप पढ़ेंगे विरेचन। देखिए एल्केन के मुख्य स्रोत प्राकृतिक पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है, फिर भी एल्केन को इन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। तो विरेचन का मतलब होता है फॉर्मेशन, निर्माण किस प्रकार से होता है एल्केन का। तो चलिए हम उसको देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए डाई हाइड्रोजन गैस सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम तथा निकेल की उपस्थिति में एल्कीन के साथ योग कर एल्केन बनाती है। इस प्रक्रिया को आप हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये धातुएं हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित करती हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आबंध को सक्रिय करती हैं। प्लेटिनम तथा पैलेडियम कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देती हैं, परंतु निकेल उत्प्रेरक के लिए अपेक्षित रूप से उच्च ताप तथा दाब की आवश्यकता होती है। देखिए आपके डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को आप क्या करेंगे, सक्रिय गैसें जैसे कि प्लेटिनम, पैडमियम और निकेल, क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। क्या करते हैं, अपनी सतह पर हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। फिर जब क्या होता है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन की आवश्यकता है तो इसको क्या कर देते हैं, ये अपचेत कर देते हैं एथेन तक। तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, एल्केन प्राप्त हो जाता है। देखिए आपके सामने प्रोपीन है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन जोड़ दी जाती है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके प्रोपीन है। आप क्या करोगे, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, इससे बना लोगे आप प्रोपेन। तो सेकंड है आपके एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइडों से किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। देखिए एल्किल हैलाइड यानी कि फ्लोराइडों के अलावा उनका क्या किया जाता है, जिंक तथा तंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। देखिए जिंक के अंदर क्या होता है, एक गुण पाया जाता है। जिंक में बहुत ही बेहतरीन गुण होता है कि क्या करता है, जहां पर भी इसको हेलोजन दिखती है ना उसको ये खा जाता है। जहां पर भी जिंक को हेलोजन दिखेगी क्या करेगा, उसको खा जाएगा और ये बना लेता है जिंक क्लोराइड, या फिर कोई भी हेलोजन हो लेकिन फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन को छोड़ करके। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने है क्लोरोमेथेन। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर जो जिंक होता है तो क्या करेगा, ये मेथेन बना देगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये एथेन बना देगा। क्लोरोप्रोपीन आप देखेंगे यहाँ पर प्रोपेन बना देगा। आपको आगे बोला है कि शुष्क ईथरीय विलयन यानी कि नमी से मुक्त में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्तर एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को बुर्श अभिक्रिया कहते हैं। ये सम कार्बन परमाणु वाली उत्तर एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए हाँ, बुर्श अभिक्रिया क्या होती है। देखिए बुर्श अभिक्रिया में ये होता है कि आपके सामने क्या होता है, कोई भी एल्किल हैलाइड रहता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम की उपस्थिति में, तो जिससे क्या प्राप्त होता है आपको, देखिए जिससे आपको कुछ प्राप्त हो जाता है। देखिए जो एथेन प्राप्त हो जाता है, कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं आप बुर्श अभिक्रिया को कि हमारे पास में रहता है CH3Cl। सोडियम की उपस्थिति में 2 CH3Cl को लेंगे, आप 2 CH3Cl लेंगे और सोडियम की उपस्थिति में सोडियम से रिएक्शन कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो दोनों जो Cl होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से टूट जाते हैं, ये बना लेंगे 2 NaCl और जो CH3 और CH3 मिलकर के बना लेंगे एथेन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास मान लीजिए 2 कार्बन है, आपको 2 से 4 करने हो, डबल करने हो, सम कार्बन बनाने हो, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो काम में ली जाती है। इसको बोला जाता है बुर्श अभिक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या ब्रोमो एथेन, तो यहाँ पर कितने कार्बन है इसमें 2, तो हमको 2 से कितने कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया नॉर्मल ब्यूटेन।
कुछ नहीं करना, देखिए जो सोडियम ब्रोमाइड है ना यहाँ से आप अलग कर देंगे और बाकी के जो बॉन्ड है ना उसको ऐसे कैसे बना देंगे, तो ये होती है वुड्स अभिक्रिया। क्या होगा यदि दो असमान एल्किल हैलाइड लेते हैं, ऐसा मान लोगे तो आप उसी के हिसाब से आपके बन जाएगा। मान लीजिए मैं ले लूंगा एक तो मेथेन CH3Cl और एक ले लूंगा मैं C2H5Cl, तो दोनों को जोड़ दो, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है यहाँ से NaCl निकाल देंगे, दो NaCl निकाल देंगे और आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3C2H5, ये प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे, देखिए आगे आपको बोला जा रहा है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों से किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम लवण को सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण के साथ गर्म करने पर सोडा लाइम क्या होता है, देखिए सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और CaO का 3:1 का जो मिश्रण होता है इसको कहा जाता है सोडा लाइम। सोडा लाइम की एक मेन गुण होता है कि इसको जहां पर भी अम्ल दिख जाता है ना, कोई भी आपको इसको अम्ल दिख जाए वहां से क्या कर देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है और आपको क्या कर देता है, सिंगल बॉन्ड बना करके मेथेन दे देता है। तो इसकी अभिक्रिया के एक कम कार्बन का परमाणु वाले एल्केन प्राप्त होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बन डाइऑक्साइड को, इस विलोपन को बिकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। चूंकि आपके कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है बिकार्बोक्सिलीकरण। तो देखिए आपको बोला है CH3C डबल बॉन्ड -Na प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या करता है, सबसे पहले NaOH के साथ में रिएक्शन करता है, तो इससे मिल जाता है आपको CH3C डबल O Na। वापस से NaOH के साथ में रिएक्शन करता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, तो देखिए NaO और कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर के बना लेते हैं Na2CO3 और यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, मेथेन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको जब भी अम्ल दिखता है और अम्ल से एक कम कार्बन वाली आपको मेथेन प्राप्त होनी है तो आप क्या कर दोगे, वहां पर सोडा लाइम लगा दोगे। सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और Ca3 का मिश्रण आ जाएगा, CaO का मिश्रण। तो आपसे ये बोला है कि प्रोपेन के विघटन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी, तो देखिए प्रोपेन का सूत्र क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, 1, 2 और 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन में। तो अगर हमको सोडा लाइम लगाना है तो क्या करेंगे, एक ज्यादा कार्बन वाला लगा दोगे तो आप 1, 2, 3 और C OOH, और इस अम्ल का नाम क्या है, यह जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ब्यूटेनोइक अम्ल की आवश्यकता होगी आपको। तो देखिए ब्यूटेनोइक अम्ल, सीधी सी बात है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, उसके बाद में एक, क्योंकि CO2 अलग हो जाएगी। देखिए जब आपके CO2 अलग हो रही है तो एक कार्बन तो वैसे ही कम हो रहा है, तो आप उससे एक ज्यादा कार्बन लगा दोगे। तीसरी रिएक्शन है कॉल्वे की विद्युत अपघटनीय विधि। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। तो कॉल्वे की विद्युत अपघटनीय विधि में क्या होता है, देखिए मेरे पास में होता है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका सोडियम लवण, मैं क्या कराता हूँ, उसका जल अपघटन करा देता हूँ विद्युत अपघटन की उपस्थिति में। तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, देखिए एथेन प्राप्त हो रहा है। तो किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपके CH3C डबल बॉन्ड -Na, एक तो आ जाता है आपके धनायन, एक आ जाता है ऋणायन। तो क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से टूट जाता है। टूटने पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, देखिए एनोड पर ये होता है कि CH3C डबल O माइनस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, उसके बाद में बना लेगा ये, और फिर यहाँ से क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग देता है। कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते ही यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाता है मैथिल मुक्त मूलक। अब मैथिल मुक्त मूलक प्राप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, दो मैथिल मुक्त मूलक आपको प्राप्त हो गए। तो देखिए दो मैथिल मुक्त मूलक और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़ करके बना लेते हैं बंध। तो ये बना लेंगे आपके CH3 तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है एथेन। एसीटेट आयन, तो एसीटेट मुक्त मूलक और यह जाता है मैथिल मुक्त मूलक, तो यहाँ पर मैथिल मुक्त मूलक मिल करके बना लेंगे एथेन। अब कैथोड पर क्या होगा, देखिए एनोड पर तो होता है ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है अपचयन। तो H2O क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के टूट जाता है OH माइनस में और साथ में H प्लस में, फिर जो H प्लस होते हैं वो दो H प्लस मिलकर के बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस। तो ये यहाँ पर होता है। मैथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाई जा सकती, क्यों भैया, मैथेन इसलिए नहीं बनाई जा सकती कि यहाँ पर क्या होते हैं, दो मैथिल मुक्त मूलक क्या करते हैं, जुड़ करके बनाते हैं। आप मैथेन के लिए क्या लेके आओगे, मैथेन तो सिंगल है, यहाँ पर केवल सम संख्या वाले कार्बन बनाए जाएंगे। मैथेन क्या करोगे आप, मैथेन के लिए हाइड्रोजन लेके थोड़ी आओगे, और हाइड्रोजन मुक्त मूलक के तौर पर नहीं पाया जाता, बहुत ही कम पाया जाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया किस प्रकार से जो आपके एल्केन उनको बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एल्केन के गुणधर्म। एल्केन के गुणधर्म क्या होते हैं, देखिए भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले ये भौतिक गुणधर्म में क्या होता है, गलनांक क्वथनांक किस प्रकार का दिखता है, वो क्या कैसा क्या होता है। तो आपको बोला गया है, देखिए कि एल्केन अणुओं में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आवंत के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकताओं में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इनके मध्य दुर्बल वॉन डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य कार्बन 1 से कार्बन 4 तक गैस, कार्बन 5 से कार्बन 17 तक द्रव तथा कार्बन 18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 200 टन में केल्विन तापमान पर ठोस होते हैं। ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। जल में एल्केन की विलेयता के लिए आप क्या सोचते हैं, देखिए जल में एल्केन क्यों विलय क्यों होगा, नहीं होगा। आप जानते हैं पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है क्या, पेट्रोल या केरोसिन क्या जल में कभी मिलते हैं,
नहीं मिलती है, वो जल के ऊपर रहते हैं, सीधी सी बात है। तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल तथा उसके निम्न प्रभाजों का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने, उनकी निर्जल धुलाई करने आदि के लिए किया जाता है। तो देखिए इस परीक्षण के आधार पर ग्रीसी पदार्थों की प्रकृति के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो देखिए हम ये सोच रहे हैं कि भैया जो ग्रीसी पदार्थ होंगे वो क्या होंगे आपके पानी में नहीं मिलेंगे। तो आपको बोला गया है कि आप सही हैं यदि आप कहते हैं कि ग्रीस और एल्केनों का मिश्रण अध्रुवीय है, ये जल विरोधी प्रकृति का होगा। तो विलायकों में पदार्थों की विलेयता के संबंध में सामान्यतः ये देखा गया है। देखिए यहाँ पर एक नियम होता है इंग्लिश के अंदर जिसको बोला जाता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि समान समान को घोलता है। अगर आपके ध्रुवीय पदार्थ होगा वो ध्रुवीय को घोलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय को घोलेगा। तो ये देखा गया है कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों को, जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, अर्थात समान समान को घोलता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है समान समान को घोलता है। विभिन्न एल्केनों के क्वथनांक सारणी 13.1 में दिए गए हैं, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ उनके क्वथनांकों में भी नियत वृद्धि होती है। इस तथ्य पर आधारित है कि आणविक आकार तथा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उनमें अंतराण्विक बल बढ़ते हैं। तो पेंटेन के 3 समावेशी होते हैं एल्केनों में, पेंटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन तथा 2 डाइमेथिल पेंटेन। तो क्वथनांकों को देखने से पता लगता है कि पेंटेन में 5 कार्बन परमाणु की एक सतत श्रृंखला का उच्च क्वथनांक, जबकि जो आपके 2 मेथिल प्रोपेन का उबलती है, यानी कि ये यहाँ पर एक कंसेप्ट ये बताया जा रहा है। देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप याद रखेंगे। मेरे पास है पेंटेन, तो 1 2 3 4 5, और अब मैं क्या करूंगा इसकी जो ब्रांचिंग कर दूंगा, ब्रांचिंग में एक ब्रांच ही हो जाएगी। अगली बार मैं क्या करूंगा 2 शाखाएं बना दूंगा। तो भैया जैसे जैसे आप क्या करोगे शाखन को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप शाखन बढ़ाते हो शाखाएं बढ़ा दोगे आप, तो क्या हो जाएगा जो क्वथनांक हो जाएगा ना वो कम हो जाएगा। ये कथन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार नीट में, जेई मेन में और यहाँ तक की बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आए हैं। जैसे भी आप एल्केन्स का शाखाएं बढ़ा दोगे उनके क्वथनांक कम हो जाएंगे। तो देखिए आपको बोला गया कि 5 कार्बन वाले का क्वथनांक कितना है 309, 4 वाले का 282.5 किलोमीटर उबलती है। तो आपको बोला है, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको देखिए नोट करेंगे। आपको ये बोला गया है कि शाखित श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अणु की आकृति लगभग गोल हो जाती है, जिससे गोलाकार अणुओं में कम आपसी संपर्क स्थल तथा दुर्बल अंतराण्विक बल होते हैं, इसलिए उनके क्वथनांक कम होते हैं। तो यहाँ से देखिए जेई मेन में और नीट में इतने क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको गिना नहीं पाऊंगा, इतने सारे आए हैं पिछले परीक्षाओं में। अब रासायनिक गुणधर्म जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अम्ल क्षारक ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण कर्मक एवं अपचायक, जानते हैं आप अपचयन कर्मक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। विशेष परिस्थितियों में एल्केन इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन की जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होता है भैया वो रसायनों के प्रति किस प्रकार से गुण दिखाते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन में पढ़ेंगे कि भाई एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फोनिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। देखिए एल्केन में क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह आप या तो हेलोजन लगा दोगे या नाइट्रोजन या सल्फोनिक अम्ल लगा दोगे। आपको आगे बोला है कि उच्च तापक्रम पर यानी कि 573 से 777 केल्विन या सूर्य के विसरित प्रकाश या फिर पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में हेलोजनीकरण होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, उच्च तापक्रम होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए या फिर यूवी रेज होनी चाहिए, पराबैंगनी किरणें। कम अणुभार वाले एल्केन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण नहीं दर्शाती हैं वे अभिक्रियाओं जिनमें एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मेथेन का क्लोरीनीकरण नीचे दिखाया गया है। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, देखिए प्रतिस्थापन का आप सीधा सा मतलब समझ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं एल्केन को हटा रहे हैं। तो एल्केन को कैसे हटा रहे हैं, देखिए मेरे पास है मेथेन, मेथेन में क्या होता है हाइड्रोजन होते हैं चारों की चारों, 1 2 3 4। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा, उस हाइड्रोजन की जगह मैं यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा क्लोरीन जोड़ दूंगा। तो मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हुआ क्लोरीन ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये यहाँ पर हो रहा है मेथेन प्लस क्लोरीन CH3Cl प्लस HCl। अब आगे क्या होगा, अब मेरे पास में 3 हाइड्रोजन हो गया, मैं क्या करूंगा एक और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो देखिए एक और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा CH2Cl2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे एक और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा CHCl3। उसके बाद हम क्या करेंगे एक और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन। और आप सेम प्रोसेस कर सकते हो एथेन के साथ में क्लोरोएथेन। तो यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप क्या करते हो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर आप हेलोजन लगा सकते हो। काय की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर यूवी रेज हो उसकी उपस्थिति में, या फिर जब आप इसको बहुत ही ज्यादा उबाल दोगे तो उबालने पर। तो ये वाला जो प्रश्न है उबालने पर, यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा था कि मेथेन प्लस क्लोरीन, और यहाँ पर दे रखा था क्वथन। क्वथन यानी कि होता है उबालना, तो अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं उच्च तापमान पर क्या हो जाता है यहाँ पर
तो तापमान पर हमको प्राप्त हो जाएगा क्लोरोमेथेन। अब देखिए ये लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं। तो आपको आगे बोला है कि एल्केनो की हेलोजन के साथ अभिक्रिया की गति का क्रम, फ्लोरीन बहुत ज्यादा होता है क्लोरीन से, उससे वो ब्रोमीन आयोडीन है। तो ये वाला क्रम देखिए नीट में कई बार आ चुका है, जेईई मेन में कई बार आ चुका है। तो आपको जो क्रम है वो याद रखना है। कारण क्या होता है, फ्लोरीन होता है बहुत अधिक सक्रिय, फ्लोरीन तो विस्फोटक अभिक्रिया करता है। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन अंधेरे में भी क्रिया कर लेता है, क्लोरीन विस्फोटक होता है। और जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन के लिए आपको क्या करना रहता है, उत्प्रेरक लगाना रहता है। एल्केनो के हाइड्रोजन के विस्थापन की दर होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री व 1 डिग्री है। देखिए 3 डिग्री का विस्थापन बड़ी आसानी से होता है, और 2 डिग्री का कम, 1 डिग्री का उससे कम। तो क्लोरीनीकरण प्रचंड व अनियंत्रित होता है, जबकि आयोडीनीकरण बहुत धीमे होता है। और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक जैसे कि HiO3 या HNO3 की उपस्थिति में होती है। तो देखिए ये जो लाइन है कि ये अभिक्रिया जो आयोडीन वाली अभिक्रिया है वो ऑक्सीकारक या तो HiO3 हो या फिर HNO3 की उपस्थिति में होती है। यहाँ से प्रश्न आया था जेईई में 2020 में सेम आया था कि जो आपके मेथेन का हाइड्रोजनीकरण है, मेथेन के हाइड्रोजनीकरण में किसके साथ में आपको उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको 4 विकल्प दे रखे थे, उसमें से एक विकल्प था आयोडीन गैस। तो यहाँ पर आता है आयोडीन गैस। तो देखिए आप यहाँ से ये प्रश्न वापस आ सकता है। तो यहाँ पर क्या लगाया जाता है, आपके उत्प्रेरक लगाया जाता है, मेथेन की उपस्थिति में HiO3 उत्प्रेरक लगाया जाता है। हैलोजनीकरण मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा इन 3 पदों प्रारंभन, संचरण तथा समापन द्वारा संपन्न होता है। तो हैलोजन की जो हैलोजनन होता है ना मेथेन का, वो कैसे होता है, मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल वाली जो क्रियाविधि है। तो आप देखेंगे प्रारंभन में क्या होता है, ये अभिक्रिया वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणु के समघटन यानी कि होमोलाइसिस से प्रारंभ होती है। क्लोरीन क्लोरीन आवन, कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आवन की तुलना में दुर्बल है, अतः ये आसानी से टूट जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं क्लोरीन में क्या होता है, समान संबंध विदलन होता है, यानी कि ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ना 2 होते हैं। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस पर, एक चला जाता है इस पर। तो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक। तो 2 क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएंगे। अब संचरण में क्या होता है, देखिए क्लोरीन मुक्त मूलक मेथेन अणु पर आक्रमण करके CH आबंध को तोड़कर HCl बनाते हुए मेथिल मुक्त मूलक बनाते हैं। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करेगा, ये जाएगा मेथेन के पास में। मेथेन के पास में क्या था, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, खुद बना लेगा HCl बना लेगा, और इसके पास में जो मुक्त मूलक था ना उसको दे देगा कार्बन के पास। तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा आपके मुक्त मूलक, इसको बुलाया जाता है मेथिल मुक्त मूलक। तो ये बना लिया इसने मेथिल मुक्त मूलक। अब मेथिल मुक्त मूलक क्लोरीन के दूसरे अणु पर आक्रमण करके CH3Cl तथा एक अन्य क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है। अब ये जो मेथिल मुक्त मूलक है ना, देखिए जो मेथिल मुक्त मूलक आपको प्राप्त हुआ था CH3 मुक्त मूलक, ये क्या करेगा, क्लोरीन का जो दूसरा अणु है ना उस पर आक्रमण करेगा, क्लोरीन के दूसरे अणु पर। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपके CH3Cl और वापस से एक और क्लोरीन मुक्त मूलक। तो ये यहाँ पर गया और वापस से इसने ऐसे बनाया, वापस से जो क्लोरीन मुक्त मूलक है वो वापस यहाँ जाएगा और सेम प्रोसेस फिर दिखाएगा। तो मेथिल तथा क्लोरीन मुक्त मूलक जो उपरोक्त पदों में क्रमशः क तथा कैव से प्राप्त होते हैं, पुनः व्यवस्थित होकर एक श्रृंखला अभिक्रिया का प्रारंभ कर देते हैं। संचरण पद क एवं क सीधे ही मुख्य उत्पाद देते हैं, किंतु अन्य कई संचरण पद संभव है। ऐसे 2 पद निम्नलिखित हैं जो अधिक हैलोजन युक्त उत्पाद के निर्माण को समझाते हैं। देखिए CH3Cl प्लस Cl ये बना देगा CH2Cl प्लस HCl। अब CH2Cl क्या करेगा, वापस से रिएक्शन करेगा, ये बना देगा CH2Cl2। तो इस प्रकार से बहुत सारे उत्पाद यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है श्रृंखला समापन। श्रृंखला समापन में क्या होता है, जब 2 मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन कर ले रहे हैं तो वो हो जाती है श्रृंखला समापन। या तो 2 ClCl मुक्त मूलक आपस में क्रिया कर लें, या फिर एक CH3 और 2 CH3 मुक्त मूलक क्रिया कर लें, या फिर एक CH3 एक Cl मुक्त मूलक क्रिया कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाती है श्रृंखला समापन। यद्यपि पद गए आपको देखा गैम में CH3Cl एक उत्पाद बनता है, किंतु ऐसा होने में मुक्त मूलकों की कमी हो जाती है। तो मेथेन के क्लोरीनीकरण के दौरान एथेन का उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में के रूप में बनने के कारण से उपरोक्त क्रियाविधि द्वारा समझा जा सकता है। तो आप प्राप्त कर सकते हैं कि एथेन किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है यहाँ पर ऐसे। तो हम पढ़ेंगे दहन के बारे में। देखिए दहन क्या होता है, एल्केन दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तो आपको बोला है एल्केन वायु तथा डाइऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, साथ ही अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो मेथेन को आप गर्म करोगे तो क्या प्राप्त है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो जाएगा। ऊष्मा कितनी प्राप्त हो गई, -890 किलोजूल प्रति मोल। उसके बाद बोला गया है कि C4H10 13/2। तो जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो आपको प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में प्राप्त हो जाएगी ऊष्मा। तो यही पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग के गलनांक, क्वथनांक, भार वगैरह दे रखे हैं। तो किसी एल्केन के लिए सामान्य दहन अभिक्रिया निम्नलिखित होती है। आप एक बार इस सूत्र को देख लेंगे। CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है 3n+1/2 ऑक्सीजन NCO2 n+1H2। अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने के कारण एल्केनों को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं।
तो एल्केन काई में काम में ली जाती है ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल है, मीथेन है, आपके जो एलपीजी है, सीएनजी है, इसीलिए तो काम में लिए जाते हैं अधिक ऊष्मा के कारण। आप आगे बोला है कि एल्केनों को अपर्याप्त वायु तथा डाई ऑक्सीजन द्वारा अपूर्ण दहन से कार्बन कज्जल यानी कि कार्बन ब्लैक प्राप्त बनता है, जिसका उपयोग स्याही, मुद्रण स्याही के काले वर्णक, पिगमेंट्स एवं पूरक फिल्टर के रूप में होता है। तो कार्बन ब्लैक कैसे प्राप्त होता है ये आपको आना चाहिए। तो मेथेन का आप अपूर्ण दहन करोगे तो आपको प्राप्त होगा कार्बन ब्लैक, कार्बन सॉलिड, साथ में हाइड्रोजन लिक्विड प्राप्त हो जाता है। देखिए नियंत्रित ऑक्सीकरण का मतलब होता है आप ऑक्सीकरण को कंट्रोल कर देते हैं। तो मेथेन का ऑक्सीकरण करोगे आप कार्बन 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 मतलब ऑक्सीजन करोगे कॉपर 573 केल्विन और 100 वायुमंडलीय दाब पर, तो आपको मिलता है मेथेनॉल। अगर आप करोगे मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में तो भी मिलेगा आपको मेथेनॉल। अगर आप ये करोगे CH3C डबल बॉन्ड देखिए मेथिल मैंगनीज एसीटेट की उपस्थिति में तो आपको मिल जाएगा एथेनॉइक अम्ल। देखिए उच्च दाब ऑक्सीजन तथा वायु के सतत प्रवाह के साथ तो उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केनों को गर्म करने पर कई प्रकार के उप उत्पाद प्राप्त होते हैं, कई प्रकार के उत्पाद बनते हैं। देखिए जैसे ही आप क्या करोगे जो उत्प्रेरकों को बदल दोगे उत्पाद चेंज हो जाएंगे एथेनॉइक अम्ल। चौथा दे रखा है कि साधारणतः एल्केनों का ऑक्सीकरण नहीं होता, किंतु तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्केन पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर संगत एल्कोहल देते हैं। तृतीयक हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर है हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद में क्या कर देंगे आप यहाँ पर लगा देंगे H को हटा करके आप जोड़ देंगे यहाँ पर OH। अब आगे पढ़ेंगे आप समावयवीकरण या फिर समावयवन। तो समावयवन में क्या होता है देखिए समावयवीकरण या समावयवन। तो देखिए नॉर्मल एल्केन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर वे उनके शाखा श्रृंखला वाले एल्केनों में समावयवीकृत हो जाते हैं। तो आपको दे रखा है एक तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 व हाइड्रोजन क्लोराइड। तो AlCl3 और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर भी उनके शाखा श्रृंखला वाले एल्केनों में समावयवीकृत हो जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास है प्रोपेन, मैं इसको इनकी उपस्थिति में गर्म करा दूंगा तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 ऐसे था। मान लीजिए ब्यूटेन था तो यहाँ पर क्या बना लेता है, ये शाखाएं बना लेता है। तो जहां पर भी आपको AlCl3 प्लस HCl दिखे एल्केन के साथ तो वह क्या कर देगा, शाखाएं बना देगा, ब्रांचिंग कर देगा। मुख्य उत्पाद नीचे दिए गए तथा अन्य अल्प उत्पाद के बनने की संभावना भी होती है। जैसा कि आप सोच सकते हैं अल्प उत्पाद का वर्णन सामान्यतः कार्बनिक अभिक्रियाओं में नहीं किया जाता। देखिए अल्प उत्पाद को हम नहीं बताते, मेनली जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको बताते हैं। तो देखिए नॉर्मल हेक्सेन, हाँ क्या किया जाता है इसका निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl। तो जब भी आपको ये वाला उत्प्रेरक देखे इसका मतलब क्या होता है, समावयवीकरण कर देता है, ये शाखाएं बना देता है। तो आप आगे देखेंगे क्या कर रहा है ये, देखिए ये क्या कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसने एक बार ब्रांचिंग बना दी, 3 मेथिल पेंटेन 2 मेथिल पेंटेन अलग अलग तरीके से ये ब्रांचिंग कर देता है। एरोमेटिकरण या फिर एरोमेटन है, तो आप एरोमेटिक जब आपको मिल जाएगा वो हो जाएगा एरोमेटन। 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले नॉर्मल एल्केन एल्यूमिना आधारित वेनेडियम मॉलिब्डेनम तथा क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में 773 केल्विन तथा 10 से 20 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर भी हाइड्रोजनीकृत होकर बेंजीन या उससे सजातीय उत्पन्न में चक्रीकृत हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को एरोमेटिकरण यानी कि एरोमेटाइजेशन या फिर पुनर्संभवन रिफॉर्मिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो उत्प्रेरक है ना वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो जो उत्प्रेरक दे रखे हैं आप उनको याद कर लेंगे। क्रोमियम ऑक्साइड हो या फिर B2O5 हो या फिर MO2O3 हो, 773 केल्विन तापमान होना चाहिए, 10 से 20 ATM दाब। यहाँ क्या करता है ये लोग क्या करते हैं देखिए, मैं इनका जो बेसिक काम होता है ना वो हाइड्रोजन को खा जाएंगे। ये जब भी हाइड्रोजन को सोख लेंगे तो उसकी जगह पर लगाना पड़ेगा आपको डबल बॉन्ड बनाते ही आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी बेंजीन। टोलुइन बेंजीन का मेथिल व्युत्पन्न है। टोलुइन के विचलन के लिए आप कौन सी एल्केन्स हो जाएंगे, तो देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे 7 वाली ले लेंगे तो आपको टोलुइन प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे भाप के साथ अभिक्रिया। भाप तो आप जानते हैं क्या होता है, देखिए मेथेन भाप के साथ निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1273 केल्विन पर गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देती है। यह विधि हाइड्रोजन के औद्योगिक उत्पादन में अपनाई जाती है। आप इसको पढ़ चुके हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन और भाप, तो वहां पर पढ़ चुके हैं एस ब्लॉक के अंदर और हाइड्रोजन वाले चैप्टर के अंदर। तो मेथेन प्लस हाइड्रोजन निकल 1273 केल्विन तापमान पर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो ऊर्जा का एक स्रोत के तौर पर काम में ली जाती है। अब हम पढ़ेंगे ताप अपघटन। देखिए ताप अपघटन उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर गर्म करने पर निम्नतर एल्केनों या एल्कीनों में अपघटित हो जाते हैं। ऊष्मा के अनुप्रयोग से छोटे विखंड बनने की ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया को ताप अपघटन, पायरोलाइसिस या फिर भंजन क्रैकिंग कहते हैं। तो क्या होता है देखिए आपके सामने था C6H14। C6H14 होता है 1 2 3 4 5 6। तो ये कुछ इस प्रकार से था आपके सामने। अब हमने क्या इसको तोड़ दिया, तोड़ने में क्या होता है ये डबल बॉन्ड बना लेता है, तो ये बना लेगा C6H12। फिर उसको तोड़ देंगे, फिर क्या कर देगा ये 2 बार और टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा। तो इस प्रकार से ये टूटता जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या करता है सबसे पहले ये डबल बॉन्ड बना लेगा, उसके बाद में ये फिर टूट जाएगा, फिर टूटने के बाद में 1 2 3 4 ये डबल बॉन्ड बना लेगा,
फिर टूट जाएगा ये 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से टूटता जाता है। एल्केनों का भंजन एक मुक्त मूलक अभिक्रिया मानी जाती है। केरोसिन तेल या पेट्रोल से प्राप्त तेल गैस या पेट्रोल गैस बनाने में भंजन के सिद्धांत का उपयोग होता है। उदाहरण स्वरूप डोडेकेन जो कि केरोसिन तेल का घटक है। देखिए एक बार प्रश्न आया था आपके बोर्ड में कि केरोसिन तेल का घटक क्या होता है, डोडेकेन। उसको 973 केल्विन पर प्लेटिनम, पैलेडियम अथवा निकेल की उपस्थिति में गर्म करने पर हेप्टेन तथा पेंटीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो डोडेकेन को आप गर्म करोगे तो यहाँ पर आपको हेप्टेन मिलता है और पेंटीन मिलता है, 7 अन्य उत्पाद मिलते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संरूपण। तो चूंकि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है तो हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तो अगर आपको कोई समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई कोई सजेशन देना चाहें तो आप हमको बता सकते हैं। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं फीडबैक में कि आप हमसे किस प्रकार की इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आपको इस चैप्टर को समझा पाया हूँगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो आपके, वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो आपको पब्लिश करने वाले हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।